नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। खबरों की ओर रुख करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। कुछ अज्ञात लोगों को मामले में आरोपी भी बनाया गया है। तो 10 लोगों समेत स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और केस दर्ज हुआ है। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद वो बुरे तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। एक और केस उन पर दर्ज हुआ है। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिए थे, उसको लेकर उन पर केस दर्ज हुए और एक और केस उन पर दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर ब्राह्मणों और संतों महंतों पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी में उनका प्रमोशन कर दिया गया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश यादव भी संतों और महंतों के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच रामनगरी के हनुमानगढ़ी पुजारी राजू दास ने मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेंगे, उसे राजू दास 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। वहीं रामचरितमानस को लेकर कपिल देव अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया। भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे। उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। भगवान राम भारत के कण कण में विराजमान है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस को लेकर ऐसा अपमानजनक बयान दिया है। होते तो विधानसभा चुनाव जीतते, उनका बौद्धिक दिवालिया पर उनका हो गया है। सोचने की स्मरण शक्ति भी खत्म हो गई है। उनको समझ ही नहीं है कि रामचरितमानस, भगवान राम इस हिंदुस्तान के कण कण में विराजमान है। सब उनके, जब आदमी सुबह उठता है तो चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उठते ही राम राम करता है, प्रणाम करता है। जब शव यात्रा में जाते हैं तभी राम नाम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसे व्यक्ति को मेरे को बिल्कुल उनको समझ नहीं, उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। अब तो भगवान को सद्बुद्धि दे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। वहीं रामचरितमानस विवाद में अब एक और नया मोड़ आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पूर्व डीजीपी उतरे हैं। स्वामी प्रसाद के समर्थन में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह उतरे हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है। सुलखान सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, स्वामी प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई है और उनको इसका अधिकार है। रामचरितमानस में जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। रामचरितमानस पर किसी भी जाति और वर्ग का कोई विशेषाधिकार नहीं है। प्रदूषित अमानवीय ग्रंथों की निंदा तो करनी ही होगी। सुलखान सिंह यानी पूर्व डीजीपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि प्रदूषित और अमानवीय ग्रंथों की निंदा करनी होगी। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। भारतीय ग्रंथों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया, सुलखान सिंह का ये कहना है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा रहे हैं और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई
धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ हम नहीं हैं, ना ही मैं खिलाफ हूं, ना ही हमारी पार्टी खिलाफ है। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ भी कोई नहीं है। मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां ना आए हुए होते, तो शायद मैं सवाल ना पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठकर सदन में आए हैं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़कर सुना दें। क्या वो पढ़ के सुना सकते हैं? और मुख्यमंत्री जी से मैं ये पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र नहीं हूं। तो अखिलेश यादव ने सवाल किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं ना पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे, तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं, तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं, केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब। वहीं विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखने वाली रामनगरी अयोध्या में रामलला की मूर्ति कैसे बनेगी, कब तक बनेगी और कब भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे, जैसे तमाम सवाल राम भक्तों के मन में गूंजते रहते हैं। ऐसे में नेपाल से रामनगरी अयोध्या के लिए लाखों करोड़ों राम भक्तों के सपने को साकार करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की परिकल्पना के अनुरूप भगवान रामलला के आदमकद मूर्ति को बनाने के लिए पत्थरों का चयन कर लिया गया है। ये पत्थर नेपाल के गंडकी नदी से लाए जा रहे हैं। मूर्ति बनाने के लिए जो शिलाएं आ रही हैं, उन्हें शालिग्राम शिला कहते हैं। 14 टन और 26 टन वजन की 2 शालिग्राम शिलाएं अयोध्या आ रही हैं और इंडिया वॉइस इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। शालिग्राम शिलाओं का क्या महत्व है, इससे जानने के लिए हम राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के पास पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि भगवान रामलला की मूर्ति ऐसी दुनिया की पहली मूर्ति होगी जो शालिग्राम शिलाओं से बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का स्वरूप है। सभी मंदिरों में आदिकाल से शालिग्राम शिला का भगवान विष्णु के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप को पंचामृत से स्नान के बाद भक्तों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकांत कुमार यादव सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम योगी ने सरकारी आवास पर हुई मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच हुआ था। भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुब्बारे उड़ाकर मैच का उद्घाटन किया था। सीएम ने दोनों देशों के कप्तानों से मुलाकात भी की थी। वहीं रायबरेली में महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। 72 घंटे बाद गिरफ्तार किए गए हैं हत्या के आरोपी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बदोकर थाना क्षेत्र के फेरूपुरवा गांव की ये घटना है, जहां पर महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारदार हथियार से काटकर महिला की हत्या की गई। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्लाह अकबर के नारे से हिंदुत्ववादी संगठन में आक्रोश है। हिंदुत्ववादी संगठन के लोग वीर सावरकर की तस्वीर एएमयू में लगाने के लिए अलीगढ़ के लिए रवाना हुए। हालांकि उन्हें मजरात टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जुन्ना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना ज्ञापन एसपी सिटी अलीगढ़ को सौंप दिया।
कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कहा है कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, इसलिए छात्रों में जिन्ना की मानसिकता गड़ी हुई है, इसलिए उस तस्वीर को हटाना जरूरी है। वहीं लखनऊ से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने का आरोप लगा है। कुछ लोगों पर पीजीआई थाने में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कुछ लोगों पर 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यशपाल सिंह लोधी समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े बताए जाते हैं सभी आरोपी, जिन पर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। उन्माद, उत्तेजना, नफरत फैलाना बीजेपी की पहचान है। बाइकॉट कल्चर, उग्रता बीजेपी की राजनीति की पहचान है। रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही रंग है। मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी और सपा पर बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। मायावती ने ट्वीट किया है और जनता के मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम कर रही हैं ये पार्टियां। मायावती ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर। वहीं सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के बयान पर भड़के हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। अन्न खाने या फिर पानी पीने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। वो केरल के राज्यपाल के बयान के खिलाफ हैं और बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। बर्क ने कहा कि सब अल्लाह के बंदे हैं और सभी हजरत साहब की औलाद हैं। वो उन सभी के बाप हैं। वो हमारे दोस्त हैं आरिफ मोहम्मद खान, बहुत पुराने साथी हैं। अब पता ना ये बात कैसे कह रहे हैं वो। अरे भाई, अन्न खाने से, ये खाने से, वो खाने से, इसका सवाल थोड़ा ही है। देश के, जहाँ तक देश का ताल्लुक है, हर आदमी हिंदुस्तानी है। जो इस देश में रहता है वो हिंदुस्तानी है। उसको ये अन्न खाने से हिंदुस्तानी थोड़ा ही होगा। यहाँ की मट्टी से पैदा हुआ है, यहीं पैदा हुआ है, यहीं मरना है, यहीं जीना है। तो बहरहाल हम देश के वफादार हैं और हमारा हक है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। वहीं बिहार में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी तरफ उनके सहयोगी सुभाष सिंह कुशवाहा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पर जिस तरह से विवादित बयान दिया, उससे जेडीयू के अंदर प्रदेश स्तर से शुरू राजनीति अब जिला स्तर तक पहुंच गई है। अब पूर्वी चंपारण जिला जेडीयू कुशवाहा समाज के नेता दो फाड़ नजर आ रहे हैं। में और हमारे पार्टी में जो प्रकरण चल रहा है, उसी संदर्भ में आप लोगों को हम लोग बुलाए हैं और उस संदर्भ में कहना है कि हमारे जिले से जो रलोसपा से आए हुए नेता हैं, सुभाष कुशवाहा जी बड़े भाई हैं, सम्मानित भाई हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे दल के पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं, उनके बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वो निंदनीय और चिंतनीय भी है। हम सुभाष कुशवाहा जी से पूछना चाहते हैं कि सुभाष कुशवाहा जी, आप जरा बताएं कि जब आप भाजपा में थे और कईयों पार्टी छोड़े हुए, दर्जनों पार्टी छोड़े हुए भी, लेकिन हमको याद नहीं है कि उसके आगे भी कितना पार्टी छोड़े हुए। हमारे दल में आए, हम लोग सम्मान दिए, लेकिन आपने जो टिप्पणी उमेश कुशवाहा जी पर की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, आपने भाजपा में थे तो कितने आदमी के धोती और जंघिया आपने साफ किया है, हमको बताएं। मैं ये इतना कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, हमारे भाई सुभाष कुशवाहा जी जो शब्द का 2 दिन पहले जो शब्द का एथी किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। वो कहते हैं कि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे
कि आपको कचियागंज ही भेजते थे श्री उमेश कुशवाहा जी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से भाई सुभाष कुशवाहा जी से कि इसी जिला के एक नेता के आप रात दिन उसके घर में खाना बनाते थे, कपड़ा खींचते थे, उनका क्या क्या नहीं आपने किया। लेकिन सुभाष कुशवाहा जी को लाज शर्म नहीं है कि इतने बड़े नेता जो विधायक रहे हैं और दो बार बिहार प्रदेश जनता दल का अध्यक्ष बने, वैसे नेता पर आप इस तरह अभद्र व्यवहार किए। मैं आप लोग के माध्यम से मैं मांग करता हूं श्री सुभाष कुशवाहा को पार्टी से अविलंब निलंबित करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी जवाब देना होगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती हुई, स्वाभिमान जो दिवस जो मनाया गया वो किस संस्था के बल पर नाम पर हुआ? महाराणा प्रताप जयंती पार्टी के चिट्ठी से हुआ। संस्था कौन कौन चलाते हैं इस दल के अंदर? उमेश कुशवाहा जी हमको पता है, सीमा में रहकर बात करिए, सूर्य पर थूक फेंकने के समान है, थूक आपके मुंह पर पड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा देश का चमकता हुआ सितारा के खिलाफ में आपने आवाज उठाया है। होश हवास में आपकी बात करनी चाहिए थी। तो महात्मा फुले समता परिषद का यह घटना है। दूसरा आपको मैं याद करा देना चाहता हूं, आपने कहा सदस्यता अभियान का 35 लाख माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लोगों ने सदस्यता किया है। वहीं बिहार में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर कुटवा प्रखंड के मच्छरगांवा पंचायत में समृद्ध बिहार समृद्ध गांव निर्माण हेतु बिहार लोहिया स्वच्छ मिशन में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गैस प्लांट निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। केसरिया प्रखंड में जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार सरकार के द्वारा जो भवन निर्माण किया जा रहा है उसके कार्य की समीक्षा की गई है। काम अंतिम स्टेज पे है और उसमें क्या बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं ये मुआयना करने के लिए यहाँ पे आए थे। साथ ही में केसरिया स्तूप जो है पूरे भारत एवं मैं तो कहूँगा कि विश्व में जिसकी ख्याति है उसका रेस्टोरेशन का काम और बाकी अन्य इनके समस्या है, जैसे भूअर्जन की एक समस्या थी, उसके साथ साथ दीवार की एक समस्या हमको प्रथम दृष्टया पाई गई। ये देखने के लिए हम आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संभावित कार्यक्रम है, उसके लिए भी कौन से जगह उचित है ये भी हमको देखना है, तो इसी के लिए जो है इसी कड़ी में हम आए थे। धन्यवाद। वहीं बलिया में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया टाउन हॉल में हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं बक्सर जिले का नवानगर थाना क्षेत्र के वायना गांव में एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने एक 45 साल के शख्स को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। जख्मी शख्स को उसके प्राइवेट पार्ट में गोली लगी है, जिसके बाद उसके परिजन उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लेके गए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। उसके बाद ये यात्रा दिल्ली पहुंचती है। अनेक विपक्षी दलों से वो आह्वान करते हैं कि भाई अब तो आ जाइए, कोई आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आरजू ऐसे लबों पर आती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान कौन बोलता है? यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। ये ठीक है कि फिर उनके सामने से माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की ये यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई।
और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम समय में, जो जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया, तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं, तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया, और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह यात्रा, जिसने एक नहीं अनेक मौकों के ऊपर पूरे इस 150 दिन के अपने कालखंड में जितने नफरत और घृणा के बयान थे, जितने नफरत और घृणा के प्रतीक लोग थे, उन सबको साथ में रखकर और पुनः एक बार स्मरण कराया कि जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, तो वो सारी की सारी प्रवृत्तियां जो कि भारत को समय समय के ऊपर बांटने में, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विभेद पैदा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहती थी, और जिसका इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं था। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी, और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थी, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, केसीआर जी हो या शरद पवार जी हो, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं।
और इस उद्देश्य में, और उसके बाद उन्हें यह प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे, क्योंकि किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने या किसी भी बड़े दल ने उनका साथ आने से इनकार कर दिया। अब मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस यदि भारत जोड़ो की बात करती है तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, और ये तथाकथित सेकुलर दल, विपक्षी दल, इनकी पूरी नीति क्या रही? कांग्रेस और उनकी जितनी ऑफशूट पार्टियां हैं, इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही कि बाटे आंगन और गलियारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जिन्होंने देश में बिखराव, टकराव और दुराव के सारे बीज बोए, वो जब आकर आज यह कहने का प्रयास करते तो 21वीं सदी की भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके पास आज सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इन सारी चीजों को बहुत भली भांति समझ सकती है। आज कोई भी चाहे तो चीजों को जाके वेरीफाई कर सकता है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने यह प्रयास किया था कि वो एक सार्थक भूमिका निभाने का आवरण ओढ़ सकें। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों का कि वो दोस्त बन के हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों के वो सरपरस्त बनते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि वो अपनी पार्टी के नफरती चेहरे को छुपा सकें, परंतु आपने देखा कि वो तो शुरुआत ही कहां से हुई थी? संघ के विरुद्ध जलती हुई एक तस्वीर को लेकर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।